अनटचेबिलिटी द वर्ड वर्स्ट स्लेवरी इन द वर्ल्ड। छूत अस्पृश्यता दुनिया की सबसे खराब गुलामी है, सबसे। तो आखिरकार ये वर्ण जाति व्यवस्था कैसी स्थापित हुई? आप जानते हैं कि अभी देखिए सुबीरा जायसवाल जिन्होंने वैश्विज्म पर जो है, एक इतिहासकार है सुबीरा जायसवाल, उन्होंने वैश्विज्म का इतिहास लिखा है, वैष्णव धर्म का उद्भव और विकास। उनकी पुस्तक ही है जो हिंदी में आ गई, अंग्रेजी में लिखती है वो, हिंदी में आ गई उनकी पुस्तक ग्रंथ शिल्पी से। तो उन्होंने जो है पितृसत्ता पर बात की है, दलित और पितृसत्ता पर वो लिखती रहती हैं इधर। तो उन्होंने स्त्री पर बात किया कि स्त्री जो पितृसत्ता का निर्माण हुआ, पितृसत्ता के अगर हम इतिहास पर जाएं तो पितृसत्ता का जो निर्माण हुआ वो कब से हुआ, ये समझा जा सकता है। उसके इतिहास पर मैं नहीं जा रहा हूँ, आप सब जानते होंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सुबीरा जायसवाल इसका संकेत करती हैं कि पितृसत्ता और जाति सत्ता दोनों जो है साथ साथ निर्मित होने वाली संस्थाएं। एक तो ये स्थापित करती हैं कि पितृसत्ता और जाति सत्ता दोनों साथ साथ निर्मित होने वाली संस्थाएं। दूसरी चीज ये साबित करती हैं कि पितृसत्ता और जाति सत्ता दोनों स्त्री की स्वतंत्रता की कीमत पर निर्मित हुई। बिल्कुल स्पष्ट करते हैं उनके जो है उस लेख से ये दोनों संकेत हमें प्राप्त होते। पितृसत्ता और जाति सत्ता यानी पितृसत्ता और जाति व्यवस्था दोनों सहजात संस्थाएं, अनुन्यासी संस्थाएं, और दोनों स्त्री स्वतंत्रता की या स्त्री आजादी की कीमत पर, और खास रूप से स्त्री के प्रेम और यौनता की स्वतंत्रता की कीमत पर निर्मित हुई। स्त्री को किससे प्रेम करना, किससे जो है यौन संबंध साबित करना है, जब इस स्वतंत्रता को नियंत्रित किया गया। और कैसे नियंत्रित किया गया? पिता ने नियंत्रित किया। पिता ने कहा कि आप जो है जिसको चाहती हो उसके साथ नहीं, बल्कि मैं जिसको जो है आपका पति बनाना चाहता हूं, मैं जिस व्यक्ति को चुना उसके साथ प्रेम करना है और उसके साथ यौन संबंध स्थापित करने। तो इस तरह जो है स्त्री के प्रेम और यौन की स्वतंत्रता की कीमत पर ही जो है पितृसत्ता और जाति सत्ताएं निर्मित हुई है, ये वो स्थापित करते हैं। इससे मैं काफी हद तक सहमत हूँ। जो है मुझे इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता। तो इस तरह जाति सत्ता जो है, हेलो सर, एक प्रश्न है जी सर। हाँ, जाति सत्ता नहीं होगी तो क्या पितृसत्ता कम हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, निश्चित रूप से। इस्लामिक कंट्रीज में जहाँ पर जाति उस तरह से नहीं है, केवल शिया और सुन्नी दो ही वर्ग हैं, वहां पर तो पितृसत्ता बहुत ज्यादा दिखाई देती है। वहां देखिए पितृसत्ता का दूसरा आधार है? और हमारे यहाँ मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ ना, कि भारत में पितृसत्ता का आधार क्या है? वसुधा डालमिया का नाम सुने होंगे ना, वो भी जो है इतिहासकार हैं। वसुधा डालमिया की पुस्तक ही ग्रंथ शिल्पी से आई है, जाति समाज में पितृसत्ता। उसको पढ़ लीजिए, उसकी भूमिका पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाए। उसमें जानते हैं उन्होंने क्या लिखा है कि मंडल आयोग का जब ऊंची जात की स्त्रियां भी विरोध कर रही थी तो उनसे ये कहा गया कि आपको पिछड़े वर्ग के लोग जो है वो कह रहे थे कि हमें बेरोजगार पति नहीं चाहिए। ऊंची जात की जो सवर्ण स्त्रियां हैं वो मंडल आयोग का विरोध करने के पीछे उनका तर्क ये था कि हमें बेरोजगार पति नहीं चाहिए। तो लोगों ने कहा कि आप रोजगार वाले ओबीसी के तो मिल जाएंगे ना, आप उनसे विवाह करिएगा। स्वरोजगार वाले जो है ओबीसी से आप करिएगा, अन्य पिछड़े वर्ग से। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें उनसे नहीं करना। तो उन्होंने कहा भारत की जो पितृसत्ता है उसकी संरचना जातिवादी है, ये वसुधा डालमिया स्थापित करती है। और वसुधा डालमिया जो है दलित और पिछड़े समाज की नहीं है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जी सर, लेकिन विचारधाराएं तो फिर सार्वभौमिक होती हैं। अगर पितृसत्ता ही सार्वभौमिक नहीं होता यार, कुछ सार्वभौमिक नहीं होता, सब लोकल होता है, सार्वभौमिक होता है। बिना लोकल हुए सार्वभौमिक नहीं हुआ जा सकता ना।
आप कैसे एकदम सार्वभौमिक में पहुंच गए, लोकल को आप खत्म कर दिया आपने, बिना लोकल हुए कैसे आप सार्वभौमिक होंगे? पहले तो ये समझ लीजिए। दूसरी चीज जो है यह कि जो सार्वभौमिक का मतलब क्या है कहने का, जो क्या आप उसके जो है भौतिक या लोकल संदर्भ को आप खत्म करना चाहते हैं? ऐसे नहीं होता है। ऐसा देखो अंत में किया करो प्रश्न है, पहले मुझे अपनी बात क्या ले, क्लास अच्छा का अनुशासन होता है। मेरे पास आपके हर सवाल का जवाब है? कोई घास छील के नहीं आया, समझे? नहीं सर, मैं अच्छा का अनुशासन जो है, तुम जितना पढ़े हो ना उतना हम भूल गए। ठीक है, आगे बात करिए, चलिए। तो अंत में जो है पूछा करें प्रश्न जो है, जो आपके मन में जिज्ञासा है। देखो ऐसा है, हम सब सुनो, मैं दलित समुदाय का हूँ और बौद्धिक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरा कोई जो है कोई वो नहीं था, कोई जांच माना अप्रोच नहीं थी मेरी। अप्रोच वाले समाज का नहीं हूँ मैं, बहुत साधारण समाज का। तो मैं बौद्धिक संघर्ष करते किया, जिज्ञासा किया जी सर। अरे जिज्ञासा यार, पहले कुछ पढ़ के आया करो ना, इसीलिए हमारे प्रोफेसर सत्यप्रकाश मिश्र जो क्लास में नहीं बोलने देते थे, इन्हीं चीजों के कारण, इन्हीं चीजों का बोलने नहीं देते थे। तो कहते थे कि और डोमिनेटिंग कैरेक्टर के, हम लोग को भी अच्छा लगता है, हम तो खुद क्वेश्चन इनवाइट करते हैं, हम जो है प्रोफेसर सत्यप्रकाश मिश्र। लेकिन जब हम लोग भी थोड़ा सा लगता था कि सर सही नहीं करते, लेकिन बाद में हमने सोचा क्यों सर करते हैं ऐसा, उसके पीछे ठोस कारण होते हैं। किसी भी मानवीय व्यवहार का ठोस संदर्भ और कारण होता है। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र होते हैं, अध्यापक के ज्ञान का परीक्षण करना है, अरे उस अध्यापक का नहीं करते हैं जो अपने को सर्वज्ञ घोषित करता है। मैं तो कभी नहीं करता ना, हमारे प्रोफेसर सत्यप्रकाश मिश्र जो है सर्वज्ञ घोषित करते थे। कोई अध्यापक सर्वज्ञ नहीं होता, कोई सर्वज्ञ नहीं होता है। बौद्धिक संघर्ष करते हैं, आपसे हम संवाद कर रहे हैं, आपकी कुछ जानकारियां हो तो दीजिए, अच्छी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था जाति व्यवस्था की, जो दलित चिंतन के, आप बंद कर दीजिए, दलित चिंतन के केंद्र में, पृष्ठभूमि में जाति व्यवस्था है। पितृसत्ता की मैं बात कर रहा था कि पितृसत्ता जो है कि जो संरचना, पितृसत्तात्मक संरचना है, उसका जाति व्यवस्था से बहुत गहरा रिश्ता है। इसके सुबीरा जायसवाल भी स्थापित कर रही है, वसुधा डालमिया भी कर। तो जाति व्यवस्था जो है सारी चीजों पर, आज का जो हिंदुत्व है और राष्ट्रवादी विचारधारा है, उसके केंद्र में भी जाति व्यवस्था है। इसको चारू गुप्ता स्थापित कर रही, पूरे विश्लेषण के साथ, पूरे विश्लेषण स्थापित कर रही है। उनको भी आप पढ़ सकते हैं। वो भी कह रही हैं कि आज की जो हिंदुत्व और राष्ट्रवादी विचारधारा है, उसके मूल में जाति भेद वाली व्यवस्था का काम करती है। तो इस तरह जो है ये चीजें हैं, देखी गई हैं। वसुधा डालमिया ने एक जगह कहा कि आज का जो हिंदुत्ववादी अभियान है, इसकी जड़ें जो है मध्यकालीन धर्म साधनाओं में खोज सकते हैं। ये जो है वसुधा डालमिया ने एक जगह और लिखा है, ये चीजें देख सकते हैं। तो देखिए जाति व्यवस्था को जो दलित चिंतन किस रूप में देखता है। देखिए पिछले वर्ष जो है हमारे विश्वविद्यालय के मध्यकालीन आधुनिक इतिहास विभाग ने राष्ट्रवाद, जाति व्यवस्था और ऐसे विषय पर जो है गोष्ठी किया था, उसमें मैं भी था। तो मैंने जाति और जो है जाति व्यवस्था दोनों में अंतर करके अपनी बात रखी। आज का जो पोस्ट अम्बेडकर थॉट है, आज का जो उत्तर अम्बेडकर दलित चिंतन है, जो ऐतिहासिक आधार पर विकसित हुआ है। देखिए आप जानते हैं कोई भी आंदोलन उत्तरोत्तर विकसित होता है इतिहास बोध के आधार पर। जैसे जैसे उसके इतिहास बोध जितना ही विकसित होता जाता है, वो आंदोलन उतना ही वैचारिक स्तर पर समृद्ध होता जाता है, पुष्ट होता जाता है। तो आज का जो उत्तर अम्बेडकर थॉट है, चिंतन है, वो बहुत स्पष्ट रूप से एक तो ऐतिहासिक आधार पर विकसित हुआ है, और वो उसका आग्रह ये है कि हमें ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर विकसित होना, ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर चिंतन को विकसित करना, तभी वो स्वतंत्र, मौलिक और ऐतिहासिक आधार पर पुष्ट कहा जाए। तो वो जो है जाति और जाति भेद में अंतर करता है। अब ये है कि
तक बात आई कि रेस की बात आई, कास्ट की बात आई, और तीसरी बात क्लास की बात आई, क्लासेस की बात आई। यानी नस्ल, जाति और जो वर्ग, 3 तरह की इकाइयां हमें अब तक दिखती। तीनों को अगर आप खत्म भी कर दें, इनके भी देखें, तीनों इकाइयां होना कोई बुराई नहीं। दुनिया में विविधता है, दुनिया के सारे समाज जो वैविध्यपूर्ण है, केवल भारतीय समाज ही विविधतापूर्ण नहीं है, दुनिया के सारे समाज। अमेरिकन समाज आप देखिए कितना विविधतापूर्ण है, पाश्चात्य के, यूरोप के और समाज सारे, जापानी समाज है, ये सारे समाज जो है मिश्रित और संश्लिष्ट है। केवल हमारा ही समाज मिश्रित और संश्लिष्ट नहीं है, दुनिया के सारे समाज मिश्रित। और जो कि दुनिया के सारे समाज जो है साझी इतिहास और संस्कृति विरासत से बने। भारत भी ऐसे ही बना हुआ है। बस ये है कि जो राजनीतिक व्यवस्था होती है वो जो है विविधता को का सम्मान नहीं करती है, वो जो है यूनिफॉर्मिटी इन डाइवर्सिटी लाती है। यूनिटी जो है अंततः यूनिफॉर्मिटी में ही रिड्यूस होती है। एकता की बात सबसे ज्यादा एकता की बात क्या होती है? देखिए, बजरंग बिहारी तिवारी ने एक जगह दलित विमर्श के संदर्भ, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में लिखा कि जो एकता का आग्रह सबसे ज्यादा राजनीतिक आग्रह के रूप में आता है। समाज के लोग जो है एकता की बात बहुत कम करेंगे, सबसे ज्यादा राजनीतिक स्तर से एकता की बात आती है। और उनका एकता के प्रति आग्रह क्या होता है? इसका भी उन्होंने कहा, इसका आधार पावर डिस्कोर्स है। राजनीति को सबसे ज्यादा एकता की जरूरत होती है, समाज को संगठित करके सत्ता हासिल करना, ये चीजें होती हैं। तो एकता, तो देखिए आप डाइवर्सिटी को डाइवर्सिटी ही रहने दीजिए ना, जो है डाइवर्सिटी को जो है, हमारी स्वतंत्रता तो सबकी स्वतंत्रता, हम दूसरे की स्वतंत्रता का अपहरण करके स्वतंत्र नहीं रह सकते। हमें सबकी स्वतंत्रता की आकांक्षा रखनी चाहिए और तभी हम अपनी ही स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते। तो जाति व्यवस्था किस रूप में दलित चिंतन में आती है? डॉक्टर अम्बेडकर भी देखे ऐसा जाति के शुरू में खत्म करने की बात करते हैं और जाति व्यवस्था की भी बात करते हैं। तो उनका जो है जो एक सामाजिक चिंतन है वो शुरू से अंत तक लगभग काफी हद तक विकसित हुआ है, यानी रूपांतरित होते हुए आगे आए। कोई ये नहीं है कि वो चाहते थे कि भाई बहुत ज्यादा विविधता ना हो। इस विविधता के कारण जो है भेदभाव की जो व्यवस्था है बहुत विषमता पैदा करती है। तो कह रहे थे कि ऐसा है कि भाई देखिए, हम जातियां तो नहीं खत्म कर सकते और जाति भेद को खत्म करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए ये है कि कुछ जो है जो कमजोर जातियां हैं उनको कुछ माने स्वतंत्रताएं दी जाए, अधिकार दिए जाए कि जिससे कि जाति भेद की विषमता कम हो सके, जाति भेद की विषमता कम हो सके। तो हम देखते हैं कि देखिए जैसे भारत में और कई तरह की विविधताएं हैं, वो सारी विविधताओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जातियां जो है जिन भी कारणों से बनी हो, जातियों के बनने के कई कारण है और उसके कारण तो सबसे बड़ा कारण तो हायरार्की है। देखिए, एक तो जातियों के जो है इतनी ज्यादा संख्या में जातियां भारत में क्यों आई बनी? जो मैं तो कहा दुनिया के सारे समाज एक गहरे नहीं है, अनेक स्तरीय है, यानी जो वो सामाजिक और संश्लिष्ट समाज है जैसे हम है। तो हमारे यहाँ जो जातियों की विविधता बनी, एक तो ऐतिहासिक कारणों से कि बाहरी जातियां काफी आई, पहले से एक आर्यंस ने जो वर्ण हायरार्की क्रिएट किया है, वर्ण व्यवस्था बनाई, तो वर्ण हायरार्की मानदंड था, सामाजिक मानदंड था। उस सामाजिक मानदंड के अनुसार उन्हें समाज को व्यवस्थित करना था। आप देखें स्मृति काल में, आप देखेंगे धर्मसूत्र, इसमें टीका निबंध, ये 4 जो चीजें आती हैं धर्मशास्त्र के अंतर्गत। तो स्मृतियों ने जो सोशल कोड्स बनाए हैं वो सबसे ज्यादा कठोर, मनुस्मृति का आप देख लीजिए, सबसे कठोरतम स्मृति वो ये सोशल कोड है, उसका समाजशास्त्र है अपना। तो आप देखेंगे जो विदेशी जातियां आई भारतीय समाज में, उनको पचाना खपाना था, पच खप गई। अधिकांश तो जानते हैं वो छतरी में आ गई, जो है कुछ बची तो नीचे चली गई या नहीं गई, जैसे कुछ जैसे कायस्थ है। तो देखिए आज भी देखिए, आप जो देशी विदेशी को बहुत अलग अलग नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, जितने प्रमुख जातियां हैं वो सब जो है देशी विदेशी तत्व दोनों, कायस्थ में देशी विदेशी दोनों है। ईसाइयत से भी उनका संबंध है और भारतीयता से, हिंदू से भी संबंध है। वो अब हिंदू हायरार्की में अपने को छत्री घोषित कर रहे हैं, लेकिन उन्हें तो
भी नहीं, कायस्थों की बात में कर रहा हूं। तो देखिए, इसलिए जो भारत की सामाजिक संरचना है वो बहुत जटिल है। विदेशी जातियों के आगमन के कारण फिर उनको वर्ण व्यवस्था, वर्ण हायरार्की के अनुसार व्यवस्थित करना। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि अनेकानेक जातियां बनी, वर्ण व्यवस्था जो अनेकानेक जातियों में रूपांतरित हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इस पर विचार किया है। तो अब ये जो है आप देख रहे हैं कि भारत के संदर्भ में जो अन्य विविधताएं, उनके उनके भी ऐतिहासिक कारण है और सामाजिक विविधता है, इसके भी ऐतिहासिक कारण है। तो अगर ये ऐतिहासिक कारण के साथ साथ अन्य भी कारण है, ये सारे कारणों को हम देखें तो हमारे समझ में आ जाएगा कि जातियां भी एक तरह की विविधता है इस देश में। लेकिन इसको लोग पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। उन्हें तो जाति भेद से मतलब है, जाति व्यवस्था से मतलब है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जाति और जाति व्यवस्था दोनों में अंतर करना चाहिए। लोग जाति व्यवस्था का विरोध नहीं करते, जातियों का विरोध, हम जातियां तोड़ेंगे। जातियों को क्या तोड़ेंगे? हम लोग तो कह देते हैं कि भाई अपनी जाति तोड़ करके आइए, फिर बताइए कि मैंने अपनी जाति तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? अपनी जाति तोड़ करके आइए। जो इस देश में दो वर्ग है, एक वर्ग है जो अपनी जाति को श्रेष्ठ मानता है, अपनी जाति की श्रेष्ठता उच्चता पर गर्व करता है, अपनी जाति को ऊंचा उठाना चाहता है, अपनी जाति को समृद्ध करना चाहता है। दूसरा वर्ग है, दूसरी जो संख्य जातियां हैं जो हायरार्की में नीचे आती हैं, वो अपनी जाति को लेकर के हीनता कुंठा से ग्रसित है। वो अपनी जाति को तोड़ना चाहती है, खत्म करना चाहती है, अपना पहचान छुपा के रहे, क्योंकि जाति व्यवस्था के तस्कल आ रहे। जाति व्यवस्था के आधार पर उनका जो उत्पीड़न दमन होता है, उनको अपमान पल पल क्षण क्षण में सहने पड़ते हैं, इसलिए वो अपनी जाति छुपाते हैं और छुपाते ही नहीं, जातिगत हीनता कुंठा से ग्रसित है। एक समस्या ये है। दूसरी समस्या, वो जातियां आपस में ही एक दूसरे को जो है ऊंचा नीचा मानने के कारण भी आपसी संघर्ष में जो है तल्लीन रहती हैं, आपसी संघर्ष करती रहती हैं, आपस में संघर्षरत रहती हैं। तो इस तरह जो है दो स्थितियां बनती हैं जातियों के बीच। एक जो है जो वर्चस्वशाली है और जो है अपनी जाति को श्रेष्ठ उच्च मानती है और उसे जो है ऊंचा करना चाहती है, समृद्ध करना। दूसरे अपनी जाति को खत्म करना चाहते हैं। तो और दोनों के बीच, इन दोनों समुदायों के बीच जाति व्यवस्था है। तो ये जो ऊंची जातियां हैं, ये जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात नहीं करती। जब ये जो है जातिगत हीनता कुंठा से ग्रसित जातियां जब जाति को तोड़ने की बात करने लगती हैं, तो ये ऊंची जातियां भी इस जो है अभियान में शामिल हो जाती है। कहते चलो भाई जाति तोड़े, जाति तो टूटती नहीं है। मैं तो कहता हूँ भाई जाति तोड़ने के पहले तो आप जाति व्यवस्था खत्म करने की बात करिए। जाति व्यवस्था खत्म कर देंगे तो फिर जातियों के बीच कोई समस्या नहीं रह जाएगी। इसलिए जाति और जाति भेद में अंतर करना चाहिए। जातियां बुरी नहीं है, जातियां बुरी नहीं है, जाति भेद या जाति व्यवस्था बुरा है। तो जाति व्यवस्था को कोई बुरा नहीं कह रहा है। तो ये जो जातिगत हीनता कुंठा से ग्रस्त जातियां हैं, ये आप समझ पा रही हैं कि हमारी समस्या जाति के कारण नहीं है, हमारी समस्या तो जाति व्यवस्था के कारण है। अब जातियां बन गई तो बन गई, वो इतिहास में आ गई। अब कहाँ ले जाए? सर एक प्रश्न है कि द्विवेदी का एक स्टेटमेंट है कि भारतीय समाज में निम्न से निम्न समझी जाने वाली जातियां हैं, वो नीचे एक जाति ढूंढ लेती हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसी हायरार्की से पूरा संक्रमित समाज हुआ ना, उसी हायरार्किकल सिस्टम से, कंसेप्ट और सिस्टम से पूरा समाज संक्रमित हुआ कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि सर दोनों स्थितियां मुझे लगता है खराब हैं, जहाँ पे कि एक जो तथाकथित उच्च जातियां हैं अपने को श्रेष्ठ मानती हैं, वो भी बहुत खतरनाक स्थिति है। लेकिन जो तथाकथित निम्न जातियां हैं, अगर वो अपने से निम्न एक जाति ढूंढ लेती हैं, तो अगर देखा जाए तो वर्चस्वशाली जो दोनों खराब स्थितियां जी जी। इनको खत्म करने के लिए क्या करने की जरूरत है? जाति व्यवस्था को टारगेट करने की जरूरत है। इनको खत्म करने के लिए जाति व्यवस्था को टारगेट करने की जरूरत है। और कमजोर लोग जाति व्यवस्था नहीं समाप्त कर सकते। कमजोर लोग इतने शक्तिशाली नहीं है कि इस कास्ट सिस्टम को, जो कास्ट सिस्टम केवल सोशल सिस्टम नहीं है, ये पॉलिटिकल सिस्टम भी है, कल्चरल सिस्टम भी है, ये स्त्री पुरुष का संदर्भ भी है, स्त्री पुरुष के संबंधों का भी संदर्भ है। तो इसलिए कास्ट सिस्टम को जो है टारगेट करने की जरूरत है। कास्ट सिस्टम में ही समस्या, सारी समस्या के मूल में है। ऐसे जो है, लेकिन लोग कास्ट सिस्टम की जगह अपनी अपनी जाति को लेकर के कहेंगे कि हम खत्म करेंगे। ऊंची जातियां तो अपनी जाति को मजबूत कर रहे हैं,
नीचे जाते हैं हम अपनी जात को खत्म करेंगे और अपने से कमजोर के ऊपर जो है वही हायरार्की लागू करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये चीजें हैं। लेकिन देखिए मैं कह रहा हूँ कमजोर जातियां इस जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सकती। लेकिन विडंबना ये है कि कमजोर जातियों पर जो है जाति व्यवस्था के त्रास को भी झेलने और साथ ही साथ उस जाति व्यवस्था को समाप्त करने की दोनों जिम्मेदारियां उस पर थोप दी गई। अब कमजोर लोग जो कैसे जिस जाति व्यवस्था को समाप्त कर पाएंगे, समस्या यहाँ पर आ जाती है। तो देखिए ऐसा है, ये पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है, लोकतांत्रिक बनाने की जरूरत है। जैसे आपने बताया बीसवीं आंदोलन में भी पितृसत्ता, अब भाई हम तो दलित चिंतन में जो हम तो देखिए पितृसत्ता को जो है उस रूप में देखते हैं कि शुरुआती जो है आदिम समाज, सारे दुनिया के सारे आदिम समाज से थे, उसमें पुरुष ढका हुआ था, उस सभ्यता का अंधेरा था, पिता की पहचान के साथ एक नई सभ्यता का निर्माण होती है। पश्चिम में ये कहा जाता है स्त्री पुरुष संबंधों को सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखा जाता है। अभी जो है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का विचार सुने होंगे आप, तो आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ के लोगों के भी क्या विचार है स्त्री के। दूसरी बात, हम तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मानते, हम तो यह मानते हैं स्त्री पुरुष के मिलन से सब मानवीय सभ्यता का निर्माण होता है। मनुष्य जो है सभ्यता के अंधेरे से निकल करके सभ्यता के प्रकाश में आता है। तो स्त्री पुरुष का संबंध तो हमारे लिए सभ्यता के निर्माण की बुनियाद है। हम तो इसको केवल सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते, उससे ज्यादा मानते हैं हम। तो देखिए ऐसा इधर मार्क्सवादियों में भी बहुत से लोग, इधर कुछ एक मुझे मार्क्सवादी विचारक है, महिला है, उन्होंने बात बहुत अच्छी कही। पहली बार देखिए दिल्ली की जो घटना हुई, दिल्ली घटना के बाद पुलिस को सेंसिटाइज करना चाहिए, प्रशासन को सेंसिटाइज करना चाहिए। मुझे भी कहा गया कि आप भी बोलने आ जाओ, मैंने कहा भैया मैं बोलने आ जाऊंगा तो समस्या होगी। मैं कहूंगा आप अपना पर्सनल जो है लॉ बदलिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको बदलने की कोशिश की हिंदू कोड बिल के तहत, आपने नकार दिया। आज तक आप बदलने को तैयार नहीं हो। पर्सनल लॉ नहीं बदलेंगे, सोशल ढांचा नहीं बदलेगा, पारिवारिक ढांचा नहीं बदलेगा, पॉलिटिकल ढांचा नहीं बदलेगा, तो कहां से स्त्रियों का नजरिया बदल जाए? तो ये बदलने की जरूरत है। तो मैं तो यही कहूंगा। बाद में जो है फिर बाद की महिलाएं आई कुछ जो है प्रगतिशील सोच वाली, उन्होंने कहा कि हमें अपनी जो है पारिवारिक और सामाजिक संरचना में बदलाव लाने चाहिए, विवाह संस्था को भी लोकतांत्रिक बनाना चाहिए। ये चीजें हैं। एक मार्क्सवादी विचारक है, उन्होंने ये एकमात्र जो है, मुझे इतना पढ़ा जो है कहीं मुझे नजर नहीं, एक महिला ने कहा कि विवाह संस्था को लोकतांत्रिक बनाने की जरूरत है। लेकिन आप देख रहे हैं अधिकांश स्त्री आंदोलन से जुड़ी हुई अधिकांश स्त्रियां, चाहे वो बौद्धिक साहित्यिक हो या सामान्य महिलाएं हो, वो सब जो है पितृसत्ता को, विवाह संस्था को खत्म करने की बात करें। विवाह संस्था ही पितृसत्ता का जो है मूर्त रूप है, विवाह संस्था खत्म होनी चाहिए, इस तरह की चीजें आती हैं। तो देखिए ऐसा है, असली सवाल लोकतांत्रिक मूल्यों का है। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जो है नए लोकतांत्रिक समाज बनाने का है। जब तक हम वो चीजें नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं। तो आज तक मैं रखता हूँ जो है यहीं तक जो है मैं लगातार थक गया हूँ जो है, थोड़ा सा विराम चाहिए जो है। अगर मेरा दिमाग काम नहीं करने लगे तो फिर बोलने से कोई मतलब नहीं। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगले